अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। बड़ा ही आसान और ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, गैस लॉस में हम जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा लॉ है जो कि है एवोगाड्रोस लॉ, तो इसको पढ़ते हैं। आप सबको पता है गैस लॉ में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो दो क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन देख रहे हैं। जैसे वॉल्यूम का प्रेशर से क्या रिलेशन है, बॉयल्स लॉ में पढ़ लिया। वॉल्यूम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ लिया। वॉल्यूम का नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या रिलेशन है, ये हम एवोगाड्रो लॉ में पढ़ेंगे। अब इसको ये भी कह सकते हो कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम पढ़ेंगे। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, एवोगाड्रोस लॉ हमारे पास एक हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस याद रखना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होती है, एक नज़रिया होता है जिसको बाद में जाकर एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई ये माइक जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड करता है, लेकिन अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है कि ये माइक आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। बस मैंने कह दिया, मैंने एक प्रेडिक्शन कर दी। अब कुछ टाइम बाद कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है वाकई ही ये माइक जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। तो मेरी जो हाइपोथेसिस थी, अब वो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट आने के बाद, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आने के बाद ये हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये एक फैक्ट बन जाएगा, ये साइंस में एक थ्योरी हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये हाइपोथेसिस दिया गया था, बाद में एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ करा गया। सही है, ये बात बुक में लिखी हुई है, इसलिए मैंने बताई। अच्छा, एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहा है। एवोगाड्रो लॉ सिंपल ये बात कर रहा है कि भाई अगर आप जो है वो नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बात बहुत सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक गैस है, आपने देखा होगा ना, बलून भरने वाले जो होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप फूंक से बलून भरते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, बलून में गैस डाल रहे होते हो। अगर गैस कम होती है तो बलून छोटा सा होता है। आप जब गैस ज़्यादा भरते हो तो बलून बड़ा हो जाता है, भर जाता है। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। अब देखो, आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम डाले, आपको छोटा सा बलून मिला, लेकिन आपको बड़ा बलून चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया। जब आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया, देखो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़े तो आपके पास क्या बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ गया गैस का, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया बलून का। देखो यहाँ पर था आपके पास V1 और N1, यहाँ पर था V2 और N2। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं बार बार इसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ या नंबर ऑफ़ एटम कह रहा हूँ। बहुत जगह इसे नंबर ऑफ़ मोल भी कहा जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मोल भी आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही बता रहा है। फॉर एग्जांपल एक मोल में आपके पास कितने एटम हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। तो जब भी मोल की बात कर रहे हो या बात कर रहे हो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की, तो परेशान नहीं हो कि ये तो सर गलत पढ़ा रहे हैं, हमने तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, ये तो एटम बोले जा रहे हैं। अगर आप रिलेट करो तो आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल का मतलब एटम ही होता है या मॉलिक्यूल्स होता है। सही है। अच्छा, तो एवोगाड्रो नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ये एवोगाड्रो नंबर ही लिखा बेसिकली मैंने, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब ये बात जो हमने पढ़ी है, ये जो कॉन्सेप्ट का फील हमने लिया है, इसी फील को ज़रा किताबी डेफिनेशन से भी लेते हैं। अच्छा, याद रखना, प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से आपको पता है वॉल्यूम में चेंज आता है, जो आप इधर पढ़ चुके हो। तो अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा तो फिर क्या होगा कि इफ़ेक्ट आपको कुछ और मिलेगा, आपको इफ़ेक्ट में ये वाली चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। सही है, तो ये बात याद रखना। इट स्टेट दैट इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखो, ये बात जो मैंने समझाई ना, वो भी ठीक थी, वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। वो कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ख़ास वॉल्यूम है किसी भी गैस का हो,
हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, किसी भी गैस का हो, अगर आपके पास एक ख़ास वॉल्यूम है तो उस ख़ास वॉल्यूम में ख़ास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे गैस कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, मेरे पास 1 मीटर क्यूब जो है वो मौजूद है गैस, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी है। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, या एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे 3 × 10⁻25। बात क्लियर हुई, समझ में आई? देखो 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो आपके पास एटम्स कितने आ रहे हैं, ये एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा देखो 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना, 1 मीटर क्यूब में मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं 3 × 10⁻25। अब कोई भी गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो तो भी सेम नंबर आएगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो तो भी सेम नंबर आएगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम, चाहे ये वॉल्यूम किसी भी गैस का हो, ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। बस इस चीज़ को याद रखना, भूलना मत। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज ना करना, अगर वो चेंज करोगे तो फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फिर बेशक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। चलो बात क्लियर हो गई। ये अगर बात आपके दिमाग में बैठ गई ना कि भाई गैस कोई सी भी हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा और उस पर जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होंगे सेम ही हर गैस में हो रहा होगा। बस बात क्लियर है, अब ज़्यादा नहीं चलते आगे। अच्छा देखो मैंने अभी यहाँ बता भी दिया कि अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम भी बढ़ा, इसी चीज़ को मैंने दिखा भी दिया। फॉर एग्जांपल आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम था आपके पास 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास थे 4, ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है। तो आपने अगर वॉल्यूम को 4 किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे 8, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू और कांस्टेंट आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। अब ये आपके पास इनिशियल है, यानी जो सबसे पहले था V1 N1, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया तो V2 आया, तो वो फाइनल हो गया। सही, अब देखो इस तरह यहाँ देखो, तो V1 आपके पास क्या है, उधर देख लो 2 और डिवाइडेड बाय 4, N2 4 है। अच्छा V2 आपके पास क्या है 4 और डिवाइडेड बाय 8, ये 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 1 पर आता है, ये 2 पर, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आपने रेशो हमेशा सेम मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनैलिटी है तो रेशो सेम आएगा। अब आओ ज़रा ग्राफ देखते हैं, ये वॉल्यूम है, अब देखो मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ एटम, देखो सब्सटेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं एटम बढ़ा रहा हूँ या गैस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, गैस बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और ये रिलेशन पता चल रहा है हमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन। चलो आई होप आप लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे 3 टॉपिक हो गए, बॉयस, चार्ल्स और एवोगाड्रो। अब हम इन तीनों को मिलाकर एक और लॉ लिखेंगे जो कि है जनरल गैस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, पूछ सकते हो। अच्छा अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो एमी इंग्लिश सेंटर के तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।